तकबीर, नारे तकबीर, मियां जिंदाबाद, मियां जिंदाबाद। और सुन लो हेमंत बिस्व शर्मा, बीजेपी आरएसएस वालों, तुम मारना चाहते ना हमारे को, तुम हमारी कमर तोड़ना चाहते ना। हेमंत बिस्व शर्मा 9 तारीख से पहले बता दो, गुवाहाटी के चौराहे पर तुम बोलो कि इस चौराहे पे इसी को मारूंगा, मैं आने तैयार हूं। मियां जब तक जिंदा रहेगा दुनिया उस वक्त तक रहेगी, और जब तक हम जिंदा रहेंगे अपने मस्जिदों में जाकर हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह बोलते रहेंगे, मस्जिद के बाहर आकर ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहेंगे। तुम्हारा जुल्म खत्म होगा इंशाअल्लाह ताला। अगर आसाम का मियां ये फैसला कर ले कि अजमल साहब के 29 एमएलए कामयाब होंगे, तो याद रखो कोई सरकार नहीं बनाएगा। ना कांग्रेस, ना मोदी, ना अमित शाह, ना हेमंत बिस्व शर्मा चाहते हैं कि मियां लोगों की एक लीडरशिप रहे। हमसे कहते हैं कि तुम्हारी हड्डियों को तोड़ देंगे, तुम्हारी कमर की हड्डी को तोड़ देंगे। अरे तुम कितना मारते मार लो, मगर मियां खत्म नहीं होगा, मियां जिंदा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। द टाइम्स में खुश आमदीद। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मौलाना बदरुद्दीन अजमल पहली मर्तबा ये दोनों सियासी रहनुमा एक साथ एक सियासी स्टेज पर नज़र आ रहे हैं, और ये आसाम की सरजमीन में हो रहा है। पहली मर्तबा कौम दोनों रहनुमा को एक सियासी स्टेज पर देख रही है, और दोनों रहनुमा का एक साथ एक सियासी स्टेज पर आ जाना हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए और ख़ास तौर पर आसाम के लोगों के लिए बहुत बड़ा पैगाम है। और मुसलमानों को, मौलाना बदरुद्दीन अजमल को बहुत बड़ी कामयाबी मिल रही है। हिंदुस्तान में सिर्फ 3 पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जिसकी मुसलमानों में पकड़ है, जिसके पास एमपीज़ और एमएलए होते हैं। उनमें पहले नंबर पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है, जिसका असर और रसूख केरला में सबसे ज़्यादा है। उसके एमएलएस 15-16 से ज़्यादा होते हैं, 3-3 एमपीज़ है उनके। उसके बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, जिनके 1 एमपी कभी 2 एमपी हुए हैं, और AIMIM के भी एमएलएज हैदराबाद में हैं, बिहार में हैं, महाराष्ट्र में उनके एमएलए रह चुके हैं। और तीसरी अहम तरीन पार्टी मानी जाती है ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, जो आसाम की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, कभी दूसरी बड़ी पार्टी रह चुकी है। असेंबली में अपोजिशन का ये पार्टी किरदार अदा कर चुकी है। हालांकि इन तीनों में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और AIMIM सबसे पुरानी पार्टी है, 50-60 साल इनको हो चुके हैं, लेकिन AIUDF को 20 साल हुए हैं। 2006 में पार्टी कायम हुई थी, लेकिन जिस तरह आसाम में कांग्रेस ने मुसलमानों पर जुल्म किया, कांग्रेस ने मुसलमानों पर अत्याचार किया, कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए डिटेंशन सेंटर बनाया, उसके बाद साल 2006 में AIUDF कायम हुई और मुसलमानों ने AIUDF को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। मौलाना बदरुद्दीन अजमल को अपना लीडर मान लिया। आसाम में जब भी सैलाब आता है, कोई तबाही आती है, कोई बर्बादी होती है, या सरकार की तरफ से जुल्म और अत्याचार होता है, तो ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की तरफ से उनको हर तरह की मदद दी जाती है, उनको रिलीफ पहुंचाया जाता है, उनको सपोर्ट किया जाता है। मौलाना बदरुद्दीन अजमल आसाम के मुसलमानों के मसीहा माने जाते हैं, उनके सबसे बड़े लीडर माने जाते हैं, और हर मैदान में, खा एजुकेशन का मैदान हो, सोशल वर्क का मैदान हो, हेल्थ का मैदान हो, मौलाना बदरुद्दीन अजमल की बेशुमार खिदमात है। आसाम के हज़ारों नौजवानों को मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने जॉब दे रखा है। इसी वजह से मौलाना आसाम के सबसे मकबूल लीडर हैं। अब 9 अप्रैल को असम में इलेक्शन हो रहा है, वोटिंग है, 7 अप्रैल तक वहां चुनावी कैंपेन चलेगा। अब जो सबसे अहम बात थी वो ये कि असदुद्दीन ओवैसी ने भी मौलाना बदरुद्दीन अजमल को सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इन दोनों मुख्तलिफ स्टेट में जा रही है, चुनाव लड़ रही है। असम में भी लोगों को यही लग रहा था कि असदुद्दीन ओवैसी आसाम में जाएंगे, वहां अपनी पार्टी को लॉन्च करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आसाम में खुद इलेक्शन लड़ने की जगह, अपनी पार्टी से उम्मीदवार उतारने की जगह मौलाना बदरुद्दीन अजमल को सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया। AIUDF के लिए बाज़ाब्ता कैंपेन करने का ऐलान कर दिया। पहले असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि 2 दिनों के लिए जाएंगे, और ठीक 2 अप्रैल को पहुंच गए। 2 और 3 अप्रैल को उन्होंने बहुत सारी रैलियों से खिताब किया है, बहुत सारी जगहों पर गए हैं। मौलाना बदरुद्दीन अजमल और असदुद्दीन ओवैसी ने एक साथ बहुत सारे जलसों को खिताब किया, खासतौर पर धुबरी के इलाके में, बारपेटा के जो बारपेटा का इलाका है वहाँ, करीमगंज का इलाका है वहाँ, इन दोनों रहनुमाओं ने एक
7 مختلف سیاسی جلسوں سے خطاب کیا. ہیلی کاپٹر میں دونوں ایک ساتھ گئے. بیرسٹر اسدالدین اویسی جب گوہاٹی ایئرپورٹ پر پہنچے تو مولانا بدرالدین اجمل کے بیٹے عبدالرحمان اجمل نے ان کا شاندار استقبال کیا, خیر مقدم کیا. یو ڈی ایف کی پوری ٹیم وہاں پر پہنچی ہوئی تھی اور پرتپاک انداز میں ایئرپورٹ پر ہی اسدالدین اویسی کا استقبال کیا گیا. اس کے بعد آسام کا جو روایتی انداز استقبال کرنے کا, اس کے ذریعے استقبال کیا گیا. یعنی آسام کا رومال ان کو اٹھایا گیا, اس طرح ایک چیزیں دینے کا وہ دیا گیا. ایک کے اوپر سر پر رکھنے کا ہوتا ہے, وہ بیرسٹر اسدالدین اویسی کے سر پر رکھا گیا. اس کے بعد جب ایئرپورٹ سے جلسہ گاہ میں جاتے ہیں, ریلی میں پہنچتے بیرسٹر اسدالدین اویسی تو سیدھے گلے لگا لیتے ہیں مولانا بدرالدین اجمل اسدالدین اویسی کو, اور دونوں رہنما مل کر عوام سے, قوم سے خطاب کرتے ہیں. جیسے ہی ایئرپورٹ پر پہنچتے ہیں بیرسٹر اسدالدین اویسی تو پی ٹی آئی, این آئی اور دوسری ایجنسیوں کی ٹیم وہاں پر پہنچتی ہے, اور ان سے بات چیت کرتے ہوئے اسدالدین اویسی نے جو کچھ کہا وہ اہم ہے. انہوں نے کہا کہ ہم آسام میں آئے ہیں مولانا بدرالدین اجمل کو سپورٹ کرنے کے لیے, یو ڈی ایف کو سپورٹ کرنے کے لیے. یو ڈی ایف ہماری اپنی پارٹی ہے اور ہم نے اپنی پارٹی کو یہاں لانچ کرنے کی جگہ یو ڈی ایف کو ہم نے سپورٹ کرنا زیادہ ضروری سمجھا. ہم نے پہلے ہی کہہ رکھا ہے کہ اے آئی ایم آئی ایم کا مقصد ہے مسلمانوں کو سیاسی طور پر مضبوط کرنا, مسلمانوں کو پولیٹیکل پاور دینا, مسلم نوجوانوں میں سیاسی شعور کو بیدار کرنا. اور جہاں کوئی پولیٹیکل پارٹی ایسی نہیں ہے وہاں ہم جا کر چناؤ لڑیں گے, جہاں ہے وہاں ہم اس کو سپورٹ کریں گے. آسام اور کیرلا میں پہلے سے موجود ہے, اس لیے ایم آئی ایم یہاں جا کر چناؤ نہیں لڑے گی, ہمارا فیصلہ تھا. اس لیے ہم خود یہاں لڑنے کے بجائے ہم اے آئی یو ڈی ایف کو سپورٹ کرنے آئے ہیں. اسدالدین اویسی سے جب سوال پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے اے آئی یو ڈی ایف کو سپورٹ کرنے کی وجہ سے بی جے پی چناؤ جیت سکتی ہے, خبر ہے کہ بی جے پی تیسری مرتبہ آسام میں سرکار بنا رہی ہے, تو بیرسٹر اسدالدین اویسی کا جواب تھا کہ کانگریس بی جے پی کو روکنے میں لگاتار ناکام ہے. لگاتار ہم مختلف اسٹیٹ میں دیکھ رہے ہیں, مختلف صوبوں میں دیکھ رہے ہیں کہ کانگریس بی جے پی کو نہیں روک پا رہی ہے. جہاں یو ڈی ایف نہیں ہوتی, جہاں اے آئی ایم آئی ایم نہیں ہوتی, جہاں کوئی تیسرا فرنٹ نہیں ہوتا, وہاں بھی کانگریس بی جے پی کو نہیں روک پاتی ہے. آسانی سے وہاں بی جے پی کی سرکار بن جاتی ہے, کانگریس کو ہار کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس لیے آسام میں بھی دور دور تک اس کے امکانات نظر نہیں آ رہے ہیں کہ بی جے پی کو کانگریس روک سکتی ہے. اس لیے ہم یو ڈی ایف کو سپورٹ کرنے آئے ہیں. ہماری ترجیح اور پرائیورٹی یہ ہے کہ اے آئی یو ڈی ایف کو زیادہ سے زیادہ سیٹوں پر جیت ملے. اے آئی یو ڈی ایف کے جو لیڈر ہے قوم کی, ملت کی, عوام کی خدمت کرتے ہیں, ہمیشہ ان کے بیچ میں نظر آتے ہیں, اور زیادہ سے زیادہ ان کے نمائندے جیتیں گے تو ہماری کمیونٹی کو کامیابی ملے گی, ہماری کمیونٹی کی مدد ہوگی. اور جہاں تک بی جے پی کو روکنے کا سوال ہے تو یو ڈی ایف اگر چناؤ نہ بھی لڑے, تمام سیٹوں پر اکیلے کانگریس لڑے, تب بھی کانگریس بی جے پی کو اقتدار میں آنے سے نہیں روک سکتی ہے. مختلف اسٹیٹس میں اس کا مشاہدہ ہو چکا ہے, اور اسدالدین اویسی نے یہ جو کہا وہاں اس میں حقیقت میں سچائی ہے, ریالٹی ہے. آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے, مدھیہ پردیش کا چناؤ ہوا 2023 میں, اور وہاں کوئی تیسری پارٹی نہیں تھی, نہ تو مسلمانوں کی پارٹی نہ کوئی اور لوکل پارٹی. اس کے باوجود وہاں بی جے پی بڑے مارجن سے چناؤ جیت جاتی ہے اور کانگریس کو ہار کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بہار کا بھی تازہ الیکشن ہوا, وہاں دیکھ لیجئے صرف سیمانچل کے علاقے میں اے آئی ایم آئی ایم کا اثر و رسوخ تھا, بقیہ جگہ پر نہیں تھا. 24 سے 30 سیٹوں پر اے آئی ایم آئی ایم چناؤ لڑ رہی تھی, لیکن پورا اپوزیشن مل کر یعنی مہا گٹھ بندھن مل کر صرف 35 سیٹیں ہی لا سکا بہار کی 243 سیٹوں میں. دوسرے ریاستوں کی مثالیں بھی آپ لے سکتے ہیں. میاں جب تک زندہ رہے گا دنیا اس وقت تک رہے گی, اور جب تک ہم زندہ رہیں گے اپنے مسجدوں میں جا کر حی علی الصلاح حی علی الفلاح بولتے رہیں گے, مسجد کے باہر آ کر لا الہ الا اللہ بولتے رہیں گے. تمہارا ظلم ختم ہوگا انشاءاللہ تعالی. اگر آسام کا میاں یہ فیصلہ کر لے کہ اجمل صاحب کے 29 ایم ایل اے کامیاب ہوں گے تو یاد رکھو کوئی سرکار نہیں بنائے گا, تم طے کرو گے کہ اور سن لو ہیمنت بسو شرما, بی جے پی آر ایس ایس والوں, تم مارنا چاہتے نا ہمارے کو, تم ہماری کمر توڑنا چاہتے نا. ہیمنت بسو شرما 9 تاریخ سے پہلے بتا دو, گوہاٹی کے چوراہے پر تم بولو کہ اس چوراہے پہ اسی کو ماروں گا, میں آنے تیار ہوں. تمہاری یہ دھمکی ہم کو ڈرا نہیں پائے گی. ارے مرنا تو
साहब और यहाँ के कैंडिडेट AIDF मेरे भाई मुजीबुर रहमान साहब, अजीजुर रहमान साहब जो मंगलदाई के AIUDF के कैंडिडेट हैं, मंच पर बैठे हुए तमाम जिम्मेदार लोग, मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज यहाँ पर आए। आप जानते हैं कि मैं आसाम को इसलिए आया हूँ कि यहाँ पर आप तमाम से एक गुजारिश और रिक्वेस्ट करने के लिए कि 9 तारीख के दिन आप अपना एक वोट जनाब बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी AIUDF के कैंडिडेट वोट देकर कामयाब करिए। मैं आपको ये बताने आया हूँ कि पूरे भारत में अगर कहीं पर मुस्लिम अक़लियत की सियासी लीडरशिप को बड़ी इज्जत की निगाहों से देखा जाता है तो एक है तेलंगाना में, दूसरा केरल में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और तीसरा आसाम में AIUDF की जो क़यादत है। मैं आपसे अपील करने आया हूँ कि आप मुत्तहिदा तौर पर जनाब बदरुद्दीन अजमल साहब के उम्मीदवारों को कामयाब करिए। ये आपकी एक सियासी लीडरशिप है, ये आपको उसको कामयाब करने से ही आप अपने तकालीफ और मुश्किलात को हल कर पाएंगे। मैं आसाम के लिए नया नहीं हूँ, 2012 में BTDA के वक्त भी मैं आया था और हैदराबाद से 10-12 डॉक्टर्स की टीम लाकर रमज़ान के उस मुबारक महीने में मुझे आप तमाम की खिदमत करने का मौका मिला। मैं आपको ये भी बताने आया हूँ कि यहाँ पर हमारे भाई मुजीबुर रहमान साहब ने मुझे भी बताया कि उन्होंने बहैसियत MLA यहाँ पर गरीबों में 10 बीघा ज़मीन उन्होंने अलॉटमेंट करवाई, 10,000 बीघा ज़मीन अलॉटमेंट करवाई। उन्होंने यहाँ पर गलगांव में एक आर्ट्स कॉलेज बनाया और इस डाइस के पीछे, मंच के पीछे ख़वातीन के लिए एक वुमेंस कॉलेज का भी क़यामल में लाया। तो आप देख रहे हैं कि एक एक्टिव MLA आपके सामने है, आप उनको कामयाब करिए। यकीनन BJP को हराना है, मगर BJP को हराने के लिए अगर आप हेमंत बिस्वा शर्मा को हराना चाहते हैं तो आप AIUDF को वोट दीजिए। अगर आप हेमंत बिस्वा शर्मा को रोकना चाहते हैं तो ताला चाबी को वोट दीजिए। अगर आप कांग्रेस को वोट देंगे तो वो उसका फायदा BJP को होगा। कांग्रेस BJP को नहीं रोक सकती। अगर कोई BJP को हेमंत बिस्वा शर्मा को आसाम में रोक सकता है तो उस पार्टी का नाम AIUDF है। इसीलिए अपने वोट को ज़ाया मत करिए, अपने वोट का सही इस्तेमाल करके आप अपने इत्तेहाद को कामयाब करिए। याद रखिए, कांग्रेस को वोट देने का मतलब ये है कि आप BJP को कामयाब करना चाहते हैं। कांग्रेस BJP की A टीम है। ये तमाम के तमाम लोग जो कांग्रेस को छोड़कर BJP में भाग रहे हैं, वो क्यों भाग रहे हैं? हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस से 50 MLA लेकर BJP में चले गए, फिर अभी थोड़े दिन पहले उनका MP चला गया, उनका पार्टी का प्रेसिडेंट चला गया। जितने कैंडिडेट कांग्रेस के आज इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप उनको वोट दो या ना दो, चुनाव के बाद वो पूरे के पूरे जाकर हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ बैठकर चाय पीने वाले हैं। अगर कोई आपके लिए लड़ रहा है, आपकी आवाज बन रहा है, तो उसका नाम मौलाना बदरुद्दीन अजमल है। मेरी आपसे अपील है कि अजीजुर रहमान साहब जो मंगलदाई से AIUDF के उम्मीदवार है, 47 साल के बाद वो सीट ओपन हुई है, मेरी आपसे अपील है कि आप उनको भी कामयाब करिए। कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि बदरुद्दीन अजमल साहब के इलेक्शन लड़ने से वोट डिवाइड होता है, तो 2006 में अजमल साहब ने इलेक्शन लड़ा जब कांग्रेस जीती, 2011 में अजमल साहब ने इलेक्शन लड़ा, कांग्रेस जीती, 2016 में हेमंत बिस्वा शर्मा 50 कांग्रेस के MLA को लेकर चले गए, तब BJP जीती। 2021 में कांग्रेस ने मौलाना अजमल के साथ इत्तेहाद किया। अरे बताओ, तुम BJP को नहीं रोक सकते। और आसाम की जनता जानती है कि जो यहाँ पर
सिपाज घर में मोइनुल हक को और कई ऐसे 800 खानदान को उनका एविक्शन करवाया गया था। क्या आपने कभी कांग्रेस के नेता से उनके जबान से सुना कि वो इस एविक्शन की, पुशबैक की वो कंडेम करते हैं? नहीं करते हैं, क्योंकि वो डरते हैं कि उनको हिंदू भाइयों का वोट नहीं मिलेगा। मैं आपको खुलकर बता रहा हूं, कांग्रेस खामोश तमाशाई बनकर बैठी रहती है। सिपाजघर में मोइनुल हक को और एक शख्स को गोली मारकर उसकी जान चले गई। आज मोइनुल हक की रूह हम तमाम से पुकार पुकार कर कह रही है कि क्या तुम 9 तारीख के दिन मुझे जो गोली मारने वालों के खिलाफ तुम जमहूरी तरीके से उसका जवाब दोगे या नहीं दोगे? मैं आपको जवाब देना है। मोइनुल हक की जान चले गई, फिर आप जानते हैं कि 65 साल के शौकत अली को मॉब लिंचिंग करके मट्टी में गिराकर मारा गया। कांग्रेस मुंह नहीं खोलती, कांग्रेस इन तमाम जुल्म पर उसको कंडम नहीं करती। याद रखिए, ना कांग्रेस, ना मोदी, ना अमित शाह, ना हेमंत बिस्व शर्मा चाहते हैं कि मियाँ लोगों की एक लीडरशिप रहे, मियाँ लोगों को खत्म कर दिया जाए। अरे खत्म करने की बात करने वालों, तुम खत्म हो जाएंगे और मियाँ जिंदा रहने वाला है इंशाअल्लाह। मियाँ आबाद रहेगा। जो लोग हमसे कहते हैं कि तुम्हारी हड्डियों को तोड़ देंगे, तुम्हारी कमर की हड्डी को तोड़ देंगे, अरे तुम कितना मारते मार लो, मगर मियाँ खत्म नहीं होगा, मियाँ जिंदा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार और माँ और बहनों, आप तमाम से अपील कर रहे हैं कि आप मिलकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। अरे 51 साल आपने कांग्रेस को वोट दिया, 51 साल 200 दिन कांग्रेस की सरकार रही। अब दिल्ली से बड़े बड़े नेता आकर ओवैसी क्यों आया? अरे ओवैसी जब तक अल्लाह उसको जिंदा रखेगा वो मुस्लिम लीडरशिप के लिए काम करता था और करता रहेगा। हम मौत से डरने वाले नहीं हैं। अरे चाहे हेमंत बिस्व शर्मा हो, मोदी हो, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हो, हमारा काम दुनिया में अमल करना है, इंसाफ के लिए लड़ना है, आपको आपका इंसाफ दिलाना, आपका जायज मुकाम दिलाना। याद रखिए, कांग्रेस बीजेपी को रोक नहीं सकती। अगर 29 कैंडिडेट AIUDF के कामयाब हो गए तो हेमंत बिस्व शर्मा आसाम का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। आपका बेटा या बेटी आसाम की सियासत के मुकद्दर का फैसला करेगा। मैं आपके बताने आया हूं कि आप मुत्तहिदा तौर पर अपने के कोर्ट का इस्तेमाल ताला चाबी के निशान पर करिए। करेंगे ना आप? करेंगे ना आप? 9 तारीख के दिन सिर्फ ताला चाबी पर आपको जाकर अपना बटन दबाना है। जवाब देना है मोइनुल हक को मारने वालों को, जवाब देना है जो 50,000 मुसलमानों को अपने जमीनों से निकाल कर बेघर कर दिए। जवाब देना है आपको उन लोगों को जो आपकी सियासी लीडरशिप को खत्म करना चाहते हैं। सवाल बदरुद्दीन अजमल, अब्दुल रहमान या सदुद्दीन ओवैसी का नहीं, सवाल आपकी शऊर का है, सवाल आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप का है, सवाल इन मासूम बच्चों के आने वाले मुस्तकबिल का है। पूरा भारत आपकी तरफ देख रहा है कि मियाँ लोग डर कर वोट नहीं देंगे या मियाँ लोग सिर्फ अल्लाह से डर कर अजमल को कामयाब करेंगे। तो बताओ मियाँ लोग किसको वोट देंगे 9 तारीख के दिन? ताला चाबी को वोट देंगे ना? ताला चाबी को आप वोट देंगे ना? तो लगाइए मेरे साथ नारा, नारे तकबीर, नारे तकबीर। जरा जोर से लगाइए ताकि हेमंतों को भी मालूम हो जाए कि हमारी हड्डी तोड़ सकते, हमारी आवाज को खत्म नहीं कर सकते। ये लोग जिंदाबाद, ये लोग जिंदाबाद, ये जिंदाबाद। मुश्किल से 6-7 रियासतों में ही इस वक्त कांग्रेस की हुकूमत है, बकिया तमाम जगहों पर, तमाम स्टेट में बीजेपी की हुकूमत है। तो कोई तीसरा फ्रंट अगर नहीं रहता तब भी बीजेपी ही जीत जाती है। इसलिए यूडीएफ के रहने न रहने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इतना होगा कि मुसलमानों का वोट जो कांग्रेस के खाते में जाएगा
मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका में जहां कांग्रेस का वोट मिलेगा वहां का वोट यूडीएफ को मिलना चाहिए। मुसलमानों के वोट पर ही अगर कांग्रेस के एमएलए जीत सकते हैं तो उससे बेहतर है कि मुसलमान यूडीएफ को वोट करे, उनके नुमाइंदे जीते, हमारी अपनी क़यादत मजबूत होगी। और ये रियलिटी है, सच्चाई है। 2016 में पहली मरतबा बीजेपी आसाम में सरकार बनाती है, उसके बाद 2021 में भी बीजेपी आसाम में सरकार बनाती है। आसाम में विधानसभा की कुल 126 सीटें हैं और मेजॉरिटी के लिए वहाँ तकरीबन 66 सीटों पर जीत चाहिए। और जो आसाम में हिंदू मेजॉरिटी इलाका है जिसको अपर आसाम कहा जाता है, वहाँ ना तो 2016 में कांग्रेस सीटें ला सकी जहाँ 46 सीटें हैं, ना 2021 में ला सकी। और उसी का नतीजा है कि बीजेपी वहाँ इक़्तिदार में आ रही है। जो मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका है वही कांग्रेस को जीत मिलती है और मुसलमान नुमाइंदों को जीत मिलती है। कई मरतबा मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका में कांग्रेस दूसरे को टिकट दे देती है, लेकिन मुस्लिम वोटों के बदौलत ही कांग्रेस आसाम में बची हुई है। तो ऐसे में बदरुद्दीन अजमल साहब का कहना है या असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि हमारी क़यादत ज़्यादा हक़दार है क्योंकि हमने एजुकेशन में काम किया है, हेल्थ में काम किया है, हमने सोशल वर्क किया है, रिलीफ वर्क किया है। इसके अलावा पीटीआई से बातचीत करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा कि हमारा मानना है कि आसाम में इस वक्त नफरत की सियासत चल रही है जो वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा की जानिब से फ़रोग़ दी जा रही है। कांग्रेस पार्टी बीजेपी को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हुई है और उसी की नाकामी की वजह से आज बीजेपी इक़्तिदार में है। हम देख रहे हैं कि 5000 से ज़्यादा मुसलमानों के घरों को मिसमार किया गया, उनको बेघर कर दिया गया। ज़रूरी है अजमल साहब को और उनके उम्मीदवारों को कामयाब बनाया जाए ताकि लोगों को आइनी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो और उन्हें बाइज़्ज़त ज़िंदगी मिल सके। इसी मकसद के तहत हम यहाँ आए हैं और AIUDF की मुकम्मल हिमायत कर रहे हैं। यूसीसी के हवाले से यानी यूसीसी पर एक सवाल पूछा गया क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा ने कह रखा है कि अगर हमारी सरकार बनेगी एक मरतबा फिर तो हम आसाम में यूसीसी को नाफिज करेंगे। तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि आइन में मजहबी आज़ादी एक बुनियादी हक़ है और दिबाचे में यानी प्रम्बल में आज़ादी, फ़िक्र, मसावत और इंसाफ की बात की गई है। यूसीसी के नाम पर हिंदू कोड बिल नाफिज करने की कोशिश की जा रही है जो सरासर गैर आइनी है। जहाँ तक AIUDF को ख़त्म करने की बात है तो किसी इंसान के बस की बात नहीं है। जब तक अल्लाह का निज़ाम बाकी है, ये दुनिया बाकी है, हम भी बाकी रहेंगे। लोग आते हैं और चले जाते हैं मगर हम इंशाअल्लाह कायम रहेंगे। ये असदुद्दीन ओवैसी ने वहाँ कहा। दरअसल कांग्रेस की तरफ से लगातार प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि बदरुद्दीन अजमल बीजेपी से मिले हुए हैं या AIUDF इस चुनाव में ख़त्म हो जाएगी। सच्चाई यह है कि कांग्रेस का जो वोट बैंक था पूरा ख़त्म हो चुका है और कांग्रेस को हमेशा मुसलमानों के वोट से ही हर जगह जीत मिल रही है। आसाम में तकरीबन 40% मुसलमानों की आबादी है और कांग्रेस ने ही जब अपने दौर में मुसलमानों के लिए डिटेंशन सेंटर बनाया, मुसलमानों के लिए डी वोटर की इस्तिलाह तरुण गोगोई की सरकार ने कायम की। मुसलमान को पकड़ा जाता था, कहा जाता था कि बंगाली नहीं बल्कि बांग्लादेशी है, उसका नाम के आगे डी लगा दिया जाता था, उसको मशकूक करार दे दिया जाता था। ये तरुण गोगोई की कांग्रेस सरकार ने शुरू किया और जब 2016 में बीजेपी की सरकार बनी तो उसने इस एजेंडा को और ज़्यादा आगे बढ़ा दिया। इसलिए कांग्रेस की सरकार में ही वहाँ AIUDF कायम हुई थी और मुसलमानों ने UDF को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब कांग्रेस के पास मुस्लिम लीडरशिप को, मुस्लिम क़यादत को कमज़ोर करने का सिर्फ एक पॉइंट होता है और वो ये कि मुसलमानों को भड़का दो, कह दो कि ये बीजेपी से मिले हुए हैं और असम में कांग्रेस वही कर रही है। लेकिन आसान नहीं है। 2006 से लगातार मौलाना बदरुद्दीन अजमल को हर चुनाव में 15-16 सीटों पर जीत मिलती रही है और अंदाज़ा यह है कि इस मरतबा भी 15-16 सीटों पर वहाँ जीत मिलेगी। धुबरी और करीमगंज का जो इलाका है, बारपेटा का जो एरिया है, ये मौलाना बदरुद्दीन अजमल का ख़ास तौर पर गढ़ माना जाता है और असदुद्दीन ओवैसी के जाने के बाद मौलाना को और सपोर्ट मिलेगा, उनको तक़वियत मिलेगी। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि साल 2024 में लोकसभा का इलेक्शन कवर करने जब मैं धुबरी गया, लोगों से मैंने बातचीत की तो लोगों का शिकवा था कि बदरुद्दीन अजमल साहब मोदी के ख़िलाफ़, हेमंता के ख़िलाफ़, सरकार के ख़िलाफ़ खुलकर नहीं बोलते हैं और डर से नहीं बोलते हैं। ऐसा लगता है कि ये बीजेपी से मिले हुए कुछ लोगों का यह कहना था। दूसरी तरफ वो ये कह रहे थे कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मुसलमानों के रहनुमा हैं, लीडर हैं, वो मोदी के ख़िलाफ़ बोलते हैं, अमित शाह को जवाब देते हैं, हेमंता के ख़िलाफ़ बोलते हैं। हमें ऐसा लीडर चाहिए। अब जो हमारी मिल्लत का, हमारी कौम का नज़रिया वो क्या है? कुछ लोग
बदरुद्दीन अजमल साहब को बीजेपी से ताल्लुक़ रखने का इल्ज़ाम लगा देते हैं कि बदरुद्दीन अजमल साहब बीजेपी के ख़िलाफ़ नहीं बोलते, इसलिए वो बीजेपी की बी टीम है। उधर कुछ लोग असदुद्दीन ओवैसी पर बीजेपी की बी टीम होने का इल्ज़ाम लगाते हैं कि बहुत ज़्यादा बीजेपी के ख़िलाफ़ बोलते हैं, मोदी के ख़िलाफ़ बोलते हैं और इनके बोलने की वजह से बीजेपी फ़ायदा उठाती है। तो अगर आप चुप रहते हैं तब भी बीजेपी की बी टीम कहलाएंगे, अगर आप बोलेंगे तब भी बीजेपी की बी टीम कहलाएंगे। हमारी कम्युनिटी के कुछ लोगों का ये मिजाज बन गया है। सच्चाई ये है कि कौन काम करता है, कौन वर्क करता है, कौन मुश्किल घड़ी में आपके काम आता है, वही लीडर की पहचान होती है। और बदरुद्दीन अजमल और उनकी पार्टी ने पूरे आसाम के हर सेक्शन में काम किया है। अपोजिशन में रहते हुए मुसलमानों के लिए जितना उन्होंने काम किया है, जितना स्कूल कॉलेज बना दिया है, जितना उन्होंने मदरसा खोल दिया है, जितना रिलीफ वर्क उन्होंने पहुंचाया है, कांग्रेस ने 15 सालों तक कंटिन्यू सरकार में रहते हुए भी असम के मुसलमानों के लिए इतना नहीं किया। और यही वजह है कि कांग्रेस की हर मुमकिन कोशिश के बावजूद मौलाना बदरुद्दीन अजमल को वहाँ के अवाम का वोट मिलता है। असदुद्दीन ओवैसी के जाने के बाद मज़ीद उनको तक़वियत मिलेगी, उनको सपोर्ट मिलेगा और अवाम का जो सपोर्ट है उनके हक़ में बढ़ेगा। मुझे दीजिए इजाज़त। आपको क्या लगता है 9 अप्रैल को वहाँ के अवाम किसके हक़ में वोट करेगी? कमेंट सेक्शन में लिखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।